हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग जो पेपर देखने वाले हैं वो है आपका 8 जनवरी 2022 का 8 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर है। फ्रेंड्स हम 1 जनवरी से पूरा सेशन स्टार्ट करिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये पेपर करवा चुके हैं और आज हम 8 जनवरी का पेपर देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के हमारे प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस नहीं किया है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए जो सीटेट का आपका 2021 का नोटिफिकेशन ऑनलाइन पेपर जो हुआ था फ्रेंड्स, वो आपका जो 2022 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जो फॉर्म आया था 2021 में आया था, एग्जाम कब हुआ था 2021-22 में हुआ था, दिसंबर जनवरी में फ्रेंड्स। ठीक है, वही हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए आपका सीडीपी का फ्रेंड्स कराने वाले हैं। आपका मोड क्या था, ऑनलाइन मोड में पूरा पेपर था, ये पूरा ऑफिशियली पेपर है फ्रेंड। और हाँ, साथ में आपको एक बात बता दें, जो हम लोग आंसर देखने वाले हैं फ्रेंड, ये सीटेट की ऑफिशियली आंसर की ही बात करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए आपका 30 क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स आए थे एंड ऑनलाइन मोड आपका पेपर हुआ था। सीडीपी की बात करते हैं फ्रेंड। ठीक है, जो भी हम आपको आंसर के बताएंगे क्वेश्चन के आंसर, वो आपके एग्जैक्टली सीटेट की ऑफिशियली आंसर की के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, अब आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए बच्चों, आप हम हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, पॉजिटिव और निगेटिव में जाइए। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, बाई चांस नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखिए। जब आप चीज़ों को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव सीख जाएंगे, तो 80% आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे, यकीन मानिएगा। अगर कैसे आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए फिर बने रहेगा सेशन में, हम आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाले हैं साथ साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है। अब आपको आंसर पॉजिटिव में ही देना है फ्रेंड्स। ठीक है, किसमें, हमेशा पॉजिटिव में ही देना। जब निगेटिव में पूछेगा तो निगेटिव में आंसर देंगे, इसमें हम पॉजिटिव में ही देंगे। क्या कह रहे हैं, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। गलत है, क्यों? क्योंकि हम पहले से ही बता चुके हैं बच्चे, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। कोई एग्जैक्टली ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि सभी में क्या सार्वभौमिक गति से होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि कई तरीके विकास के क्या होते हैं, विकास के कई तरीके होते हैं। अभी हमने कल ही बताया था, कोई बच्चा 12 साल में चलने लगता है, कोई बच्चा 15 साल में चलता है। एग्जैक्टली फिक्स नहीं कि कोई बच्चा 11 साल में चलने ही लगेगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। रुकते क्यों है? विकास क्या है, विकास एक हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलता रहता है, डे बाय डे। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से हुआ बाद में रुक गया, गलत है। हमेशा एक रैखिक तरीके से, हमेशा हमेशा कभी भी कोई चीज़ हमेशा ही नहीं होती है। ठीक है, कभी भी आप कोई चीज़ ले लीजिए, वो हमेशा एक ही जैसी नहीं रहती है बच्चों। ठीक है, बचपन है, बचपन के बाद जवानी आती, फिर बुढ़ापा आता, हमेशा एक ही चीज़ बनी नहीं रहती है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। एग्जैक्टली आपका एकदम राइट आंसर है। एक हेरिडिटी की बात की गई है बच्चों, एकदम आपका राइट आंसर सही है फोर्थ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब उदाहरण कुछ और है और बात किसी और की गई है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागना। स्थूल, देखिए हमने ये चीज़ आपको बताई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दिया था स्किल्स का। देखिए स्किल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक आपका फाइन मोटर होता है, एक आपका ग्रॉस मोटर होता है। ग्रॉस मोटर में क्या होता है, हमारी लार्ज मसल्स आती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, कूदना। फाइन मोटर में क्या आता है, फाइन मोटर में जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल मसल्स होती है, जैसे कहाँ पाई जाती है, वो उंगलियों में पाई जाती है। उंगलियों से जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि चुटकी बजाना, कैंची चलाना, पन्ने पलटना, पेन से लिखना, ये सब क्या आता है, ये सब फाइन मोटर में आता है बच्चों। ठीक है, हमने आपको पहले बता चुके हैं और जितनी बार क्वेश्चन आएगा हम उतनी बार बताएंगे। आपके माइंड में जब तक सेट नहीं हो जाएगा चीज़ें, हम बताते ही रहेंगे। चलिए तो बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भागना क्या है, स्थूल गत्यात्मक है। ठीक है, ये ग्रास मोटर का है, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक क्या है, फाइन मोटर में क्या होता है, चित्र बनाना होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे चित्र किससे बनता है, हाथों की उंगलियों से ही तो बनता है। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इनमें से देखिए बच्चों, आप डेली सेशन मेरा लिया करिए, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी और आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, अरे अब तो सीटेड में 30 में से 30 नंबर कहीं गए ही नहीं हैं। बच्चों 30 में 30 लोगों के आते हैं, प्लीज़ यकीन मानिएगा मेरा। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य वाला अवस्था में होगा, अब हम आपको बताते हैं मध्य वाला अवस्था में होगा कौन सी बच्ची या बच्चा होगा, कोई भी है। ठीक है, देखिए अब हम आपको अवस्थाएं बताते हैं। देखिए बच्चों, रॉस के अकॉर्डिंग अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, एक मिनट
बात की जाए अकॉर्डिंग टू रॉस के अनुसार इन्होंने 4 बताए फ्रेंड्स, ठीक है। कौन कौन से बताएं? एक बताया शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, देन आफ्टर प्रौढ़ावस्था, ठीक है बच्चों। 4 प्रकार के बताएं। अगर नॉर्मली आपसे पूछे मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको ऑप्शन में 6 करेक्ट करना है। इसमें से एक गर्भावस्था बढ़ जाती है और लास्ट में एक वृद्धावस्था बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन इनमें से कौन सी बच्ची जो है बच्चों फ्रेंड्स, एक तो फ्रेंड्स इसमें आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड? अगर बात की जाए, पूछा है मध्य बाल अवस्था में होगा क्या होगा? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू कर दिया। बच्चों देखिए निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। हमको निगेटिव नहीं, हमको पॉजिटिव में बताना है। नकल करना एकदम गलत बात है, कॉपी करना, नकल करना, ये सब फ्रेंड्स क्या है? ये सब निगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, तो इसमें से कौन सा होगा? आसानी से पालन कर सकती है बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा? एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, नहीं कर सकती बच्चों। एक बच्ची अमूर्त विचारों का, उसके पास इतने विचार थिंकिंग नहीं होते हैं वो आसानी से पालन कर सके, ठीक है। उसके लिए बहुत चीज़ें डिफिकल्टी हो जाएंगी। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, क्यों नहीं शामिल हो सकती? सकारात्मक क्योंकि पॉजिटिव खेल है ना, वो क्यों नहीं शामिल हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, बिल्कुल सही बात है। एक बच्ची है जो तार्किक रूप से तर्क करती है किसी बात को लेकर और संरक्षण कर पाती है, और क्या करती है? संरक्षण कर पाती है। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। ये हम जो आंसर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब सीटेट की ऑफिशियली आंसर की हैं, ठीक है। जो सीटेट ने ऑफिशियली इनके आंसर की जारी की थी, सेकंड वाली, ठीक है। अब आपका कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अब आपको इसमें से बताना होता है क्या कथन सही है, कारण सही है, क्या कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है, इस टाइप के आपको बताना रहता है, ठीक है। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं फ्रेंड्स। अब आपको क्या लग रहा है? ये तो बात एकदम सही है, सही बात है। बच्चे क्या परिवार से ही तो सीखते हैं, व्यवहार तौर तरीके, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट है परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक, द्वितीयक नहीं है बच्चों, सेकेंडरी नहीं है, फर्स्ट प्राइमरी है, ठीक है। परिवार क्या है? प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आपका विद्यालय आता है, स्कूल कॉलेज आता है, रेडियो टेलीविजन, ये सब किस में आते हैं? सब सेकेंडरी में आते हैं। तो फर्स्ट आपका सही है, बट आर गलत है, सेकेंड आपका गलत है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो कौन सा सही मिलान है आपको बताना है। पॉजिटिव में सही मिलान कौन सा है बच्चों? तो फर्स्ट कह रहा है शास्त्रावस्था में बच्चा क्या करता है? तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। शैशवावस्था में बच्चा तो अभी पैदा हुआ। शैशवावस्था की टाइम पीरियड क्या होता है? 1 से 5 साल तक। अब 1 से 5 साल तक बच्चा कहाँ तर्क को लागू करेगा और अनुमान लगाने में सक्षम होगा? नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा। देखिए ये पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ये किसने दिया था बच्चों? ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जीन पियाजे ने कितने विकास सिद्धांत बताया? कौन सा बताया था? जीन पियाजे ने एक तो संज्ञानात्मक सिद्धांत बताया था, कि विकास बताया था। कौन कितने बताए थे? तो 4 प्रकार के बताए थे। एक बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कैसा होता है, आपको बताना है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती नहीं होती है बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आप ये समझ रहे क्या होती है? 2 से 7 साल होती है, ठीक है। इसमें बच्चा इतना नहीं तर्क कर पाता है, सोच उतनी ज़्यादा नहीं विकसित हो पाती है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। एग्जैक्टली कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से लेकर 11 तक होती है, 7 से 11 वर्ष के बच्चों के बीच में होती है। और वो क्या कर पाते हैं? वर्गीकरण व संरक्षण कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर आपका ये भी ऑप्शन क्या होगा? थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर 6 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रोसेस क्या कहलाता है? क्या प्रोसेस कहलाता है? देखिए बच्चों, जीन पियाजे की बात की जाए, ये निवासी कहाँ के थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे फ्रेंड्स। इनका जन्म हुआ था 1896 में, डेथ हुई थी 1980 में, 1980 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग विकास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते थे। एक तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता था, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन आफ्टर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड लास्ट फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब बताना है आपको इनके भी बताना है स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? साम्यीकरण कहलाती है। इंग्लिश की बात कर ली जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रेशन कहलाती है, ठीक है। इक्विलिब्रेशन, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन आपका
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की, देखिए जहाँ जीन पियाजे की बात होती है लेव वाइगोत्स्की का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जेडपीडी का इन्होंने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। तो वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। एग्जैक्टली इन्होंने यही पॉइंट फ्रेंड्स बताया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते थे, नहीं, ये आपके ऑप्शन गलत है। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों? 8 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षिका मतलब एक टीचर जो है किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसा पहेली बनाने में, मतलब जिगसा पहेली बच्चों पता है क्या, जिग जैग टाइप की होती है, पहेली को सॉल्व करने में इशारों व संकेतों से। अब आपको बताना है कौन सा एक शिक्षिका एक क्लास टीचर हैं किस संरचना का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको बताना है कौन सी संरचना को इस्तेमाल करेंगे बच्चों, पाड़ का इस्तेमाल करेंगे। इशारे व संकेत किस में होता है हमने आपको बताया था। देखिए पाड़ आपको नहीं पता तो इसको स्कॉफ फोल्डिंग बोलते हैं, इंग्लिश में आ जाइए, स्कॉफ फोल्डिंग बोलते हैं। देखिए ऑप्शन सेकंड है। स्कॉर्फ से आपको ध्यान रखना, अगर कोई बंदा आपके सामने आ जाए स्कार्फ लगा के, स्कार्फ मतलब वो होता है मुफलर टाइप का होता है, वो लगा के आ जाए तो आप क्या समझेंगे, क्या संकेत आपके माइंड में जाएगा कि इसको ठंड लग रही है, तो आपके माइंड में क्या जाएगा, एक संकेत जाएगा, इशारा आपका यही होगा। तो वही चीज़ पूछा था, इशारा व संकेत में पाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका कथन और कारण दे रखा है, इसमें पूछा है क्या है, देखिए वही चीज़ है, कथन और कारण क्या दोनों सही हैं, क्या आर ए की व्याख्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है। 9 नंबर कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। अब बताइए फ्रेंड, देखिए इसमें कठोर की बात कर ली गई है तो ये क्या होंगे, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉइंट है बच्चों, एकदम गलत हो जाएगा। कठोर संरचित पाठ्यक्रम नहीं होता है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है, गलत है, एकदम गलत है। क्लास टीचर अगर तानाशाह हिटलरगिरी दिखाएगा बच्चा कहाँ से सीख पाएगा, ये आपके दोनों फ्रेंड्स गलत हैं इसमें, ठीक है, दोनों निगेटिव पॉइंट, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर। चलिए फिर 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील का मतलब समझ रहे हैं, विकास कैसा हो रहा है बच्चों, विकास आपका बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है बच्चों, प्रगतिशील हो रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा आंसर इसमें किसमें देना है, पॉजिटिव में देना है। शिक्षक पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, तो क्या राइट आंसर आपका ये होगा। देखिए ये आपका गलत होगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गलत। गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, एकदम सही बात है फ्रेंड्स आपकी। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है, कुछ भी तय नहीं है बच्चों, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अमूर्त तर्क देता है, अच्छा अमृत जो है, अमृत तर्क देता है, अमृत एक बालक है, तर्क देता है, वो तर्क कर रहा है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा कानून बना है वो समाज की ज़रूरतों को नहीं पूरा करते हैं तो हम उनको बदल सकते हैं, लेकिन एक रीज़न है, यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है। अब आपको बताना है कि ये किस तर्क की अवस्था में आता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 2nd नंबर, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर आपका कह रहा है कि हार्वर्ड ए गार्डनर, देखिए बच्चों अब हम आपको एक चीज़ बताएंगे, हार्वर्ड गार्डनर जिसने जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत बताया। अब सुनिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आ जाएगा तो नैतिक विकास, सिगमंड फ्रायड तो मनोलैंगिक विकास, चॉम्स्की तो भाषा विकास, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, इरिक्सन मनोसामाजिक विकास, जॉर्ज मेंडल वंशानुगत सिद्धांत, थॉर्नडाइक उद्दीपक एवं अनुक्रिया व प्रयास एवं त्रुटि, BF स्कैनर की बात कर ली जाए तो क्रिया प्रसूत अनुबंध, ठीक है। और अगर कोहलर की बात कर ली जाए तो सूझ व अंतर्दृष्टि, टैट की बात कर ली जाए तो मरे, पावलाव की बात कर ली जाए तो संबंध प्रतिक्रिया, जॉन डेवी की बात कर ली जाए तो प्रयोजनवादी विचारधारा, अल्बर्ट बंडूरा की बात कर ली जाए तो सामाजिक अधिगम, थॉर्नडाइक की बात कर ली जाए तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की बात की है, इन्होंने क्या बताया, बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था बच्चों। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा ध्यान लगाना है, बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। किस में होती है बच्चों, आपको बताना है, तो किस में होती है, ये अभी हमने कल ही बताया था,
अंतः व्यक्ति, या फिर ये होगा या ये होगा, तो अंतः व्यक्तित्व होगा। बच्चों अब आप लोग इंग्लिश में जाइए तुरंत, एग्जैक्टली तुरंत जाइए। इंट्रा पर्सन होता है, एक होता है इंटर पर्सनल। हमने कल ही ऑप्शन को बताया था, अंदर की जो बात होती है, थिंकिंग होती है, वो किस में जाती है, विचार होते हैं वो इंटरपर्सनल में जाते हैं, और इंट्रा पर्सनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बताना पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंट्रा पर्सनल हो जाएगा, किसी के जीवन के अर्थ के बारे में या किसी की पहचान करना, तो बाह्य रूप से करते हैं किसी की पहचान, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 12 नंबर कंप्लीट हो गया। 13 नंबर देख लेते हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छे ये इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। अब देखिए बच्ची जानती है कि हम लड़की हैं और ये लड़के कार से खेलते हैं, मतलब उसको जेंडर का पता है, उसको जेंडर के बारे में नॉलेज है कि नहीं लड़के लड़कियों में फ़र्क है कुछ तो, और लड़के जो है कार से खेलते हैं बट लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। ठीक है, गुड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, जो हमारी पुराने ज़माने की रूढ़िवादिता चल रही आ रही है वही चीज़ उसके मन में थिंकिंग है। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा प्रस्तावित करती है मूल्यांकन, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये महत्वपूर्ण रखता है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका क्या हो गया, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। अब आपको बताना इंक्लूसिव एजुकेशन है बच्चों। ठीक है, के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, एग्जैक्टली गलत है बच्चों, समूहन कठोर की बात आ गई, गलत है। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, यही आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल कनेक्शन हम तुरंत काट ही देते हैं, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्प की पहचान करता है। पठन वैकल्प की पहचान कोर्स पढ़ने से रिलेटेड बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, BOD के रूप में लिखना। BOD का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, जो BOD होता है वो आपका BOD को लिखना किससे 21 से 12, एग्जैक्टली आपका राइट आंसर बच्चों यही सही है। ठीक है, बाकी गलत है, बार बार स्वभाव बदलना गलत, अपमानजनक व्यवहार गलत, कम ध्यानावध गलत है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका एग्जैक्टली राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, जिनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। अब बताइए कि वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस चुनौती से की जा सकती है, अब आपको बताना है। तो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संरचना में चुनौती, एग्जैक्टली राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, तो ये आवश्यक है सुलभ अवसंरचना या इमारतें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास या प्रैक्टिस है जो विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। बच्चों इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास है जो विविध अधिगम, मतलब समझ रहे हैं, विविध का मतलब मैनी प्रकार के, अधिगम का मतलब लर्न सीखना, जो प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर 1 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा की सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं बच्चों। इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, देखिए बच्चे करके सीख रहे हैं तो ऑप्शन तो पॉजिटिव ही जाएगा बच्चों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सामाजिक संरचनावादी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सार्थक अधिगम है। तो सार्थक अधिगम बच्चों क्या होता है या क्या करता है, आपको राइट आंसर बताना है। सार्थक अधिगम क्या होता है या क्या इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सार्थक अधिगम में क्या होता है,
सार्थक अधिगम में विश्लेषण होता है, समालोचनात्मक सोच होती है तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं किसमें, सार्थक अधिगम में। ठीक है, 4th नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। अब आपको बताना किसकी वकालत नहीं की गई है बच्चों। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं सामने, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों। राइट आंसर आपका इसमें बच्चों राइट आंसर आपका किसकी वकालत नहीं की गई है बच्चों। देखिए संरचना समझ पर जोर, ये आपका गलत है। योगात्मक मूल्यांकन पर वकालत की गई है। किस पर वकालत नहीं की गई, अच्छा संरचनात्मक सोच पर तो वकालत की गई है, पर जोर पर की गई है। योगात्मक मूल्यांकन पर नहीं की गई। पाठ्यक्रम पे भी में वृद्धि में कोई वकालत नहीं की गई है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कोई वकालत नहीं की गई। बट संरचना समझ पर जो जोर दिया गया था उस पर वकालत की गई, तो उस पर बहसबाजी हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बच्चों बात की जाए तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलान है। अब आपको सही मिलान बताना है बच्चों, इसमें से 24 नंबर में कौन सा सही मिलान एग्जैक्टली सही है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना क्या है, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। एग्जैक्टली आपका राइट आंसर बच्चों यही है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है स्क्रीन पे, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। आपको पॉजिटिव में बच्चों बताना है किस पर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपको 25 नंबर का बच्चों बताना है क्या राइट हो आपके। देखिए बच्चों फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। भय क्यों पैदा करेंगे, भय पैदा करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा भी नहीं। रटकर याद करने का बिल्कुल गलत है। रटन विद्या नहीं चलेगी, ठीक है, लर्न विद्या चलेगी, करके सीखने वाली विद्या चलेगी। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, ये देखिए निष्क्रिय सुनने को क्यों बढ़ावा देंगे, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। एग्जैक्टली आपका संबंध बिल्कुल सही है। 4th ऑप्शन आपका बच्चों क्या है, राइट है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख ले। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। बच्चा समझिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव में जाएगा रटने याद करने के लिए रटन विद्या तुरंत काट देंगे। ऐसी परिस्थितियां जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हों, तो इसमें क्या होगा बच्चों, गलत है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर, बिल्कुल बच्चे को पूरा अवसर देंगे। बच्चों कहीं पे भी अवसर आ जाना है आपका हमेशा सही होता है, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अनदेखा करना गलत है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। अब आपको बताना है इनमें क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। आपको पॉजिटिव में बताना है प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं करते हैं, चर्चा और संवाद, बिल्कुल सही। किसी भी टॉपिक पे आप चर्चा कीजिए, उससे आपके ज्ञान, जैसे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, ज्ञान उससे प्राप्त होता है। ठीक है, चर्चा कीजिए किसी भी टॉपिक पे, संवाद कीजिए, वो है। बट वेधन व अभ्यास, वेधन तो गलत है, अभ्यास तो सही था, बट वेधन गलत है, दंड गलत है। ठीक है, इसी वजह से आपका 3rd गलत हो जा रहा है एंड 2nd आपका एग्जैक्टली सही है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में को सक्रिय करना चाहिए। किसको सक्रिय करना चाहिए, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका एक टीचर को विद्यार्थियों में क्या सक्रिय करना चाहिए, पॉजिटिव बताना है। क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, क्षमता को स्थायी क्यों मानेंगे, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा गलत है, हीनता गलत है बच्चों। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा पॉजिटिव में जाइए, हमेशा आपका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है बच्चों, तो दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना गलत है बच्चों। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं, वाद विवाद समूह में बिल्कुल शामिल होना चाहिए, इसे बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज, कंपटीशन नहीं होगा। साथियों को प्रभावित करने के लिए कौन सा साथी, गर्लफ्रेंड साथी को प्रभावित करना है क्या। चलिए तो इसमें राइट आंसर आपका 2nd हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। कह रहा है कि इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में होने की संभावना है, किस चीज़ में होने की संभावना है। अब होने की संभावना क्या हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव में ही बच्चों जाना है। ठीक है, तो कमी वाले तो हम हमेशा काट देंगे। ठीक है, कमी काट देंगे।
अब वृद्धि बचा, सुधार बचा, तो क्या होगा, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। सही लग रहा है। सामाजिक बहिष्कार के इस्तेमाल से, नहीं नहीं नहीं, गलत है, आपका पॉजिटिव में जाना, सामाजिक सहयोग आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन कैसा लगा, 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो प्रीवियस ईयर की नहीं देखी, पूरा सेशन देख डालिएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।